नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक के तीसरे अध्याय हिमालय की बेटियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने इसमें हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है और गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र विभिन्न नदियों का वर्णन इस पाठ में बहुत ही मनोरम ढंग से किया है। हम पाठ की एक एक लाइनों को पढ़ते हुए कठिन शब्दार्थ को देखते हुए चलेंगे ताकि पाठ हमें आसानी से समझ में आ जाए। लेखक यहाँ पर नदियों के बारे में बताता है। अभी मैंने उन्हें दूर से देखा था। नदियों के बारे में कह रहा है कि मैंने अभी उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक नदियों के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैंने उन्हें दूर से देखा तो बहुत ही शांत और गंभीर वो दिखती हैं, संभ्रांत महिला की तरह। संभ्रांत महिला का अर्थ है प्रतिष्ठित महिला। प्रतिष्ठित अर्थात सम्मान जिसे प्राप्त है समाज में, उस प्रतिष्ठित महिला को हम संभ्रांत महिला कहते हैं। तो वो नदियाँ जो है लेखक को प्रतिष्ठित महिला की तरह दिखाई देती है और उनमें जब वह डुबकियाँ लगाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मौसी, मामी, माँ या दादी की गोद में खेल रहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाते हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक नदियों के बारे में बताते हुए कहा कि जब हमने मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों को देखा तो वहाँ पर हमें बिल्कुल शांत और गंभीर नजर आती हैं, लेकिन इस बार लेखक अपनी यात्रा में हिमालय के ऊपर गया। हिमालय के ऊपर से चढ़कर जब इन नदियों को देखा तो उसको देख करके वह कौतूहल अर्थात जिज्ञासा, उसके अंदर नदियों के बारे में जानने की जिज्ञासा और आश्चर्य हुआ। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। विस्मय, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, अर्थात वह बताता है कि जब इन नदियों को वह देखता है तो उसका ध्यान बिल्कुल उस पर अटक जाता है। वह बताता है कि कभी किसी कली को देखकर या किसी लड़की को देखकर मैं इतना विस्मय और कुतूहल नहीं होता है, अर्थात उसे उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं होती, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब इन नदियों को वह हिमालय से ऊपर चढ़कर देखता है उसकी बाल लीला देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है और उनके बारे में जानने की इच्छा उसे होती है। आगे वह कहता है, कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उत्तकाएँ, ऐसी है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद ही इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। लेखक बताता है कि जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि वह ऐसी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागी जा रही हैं। अपने विराट पिता अर्थात हिमालय को लेखक ने इन नदियों का पिता कहा है, इसीलिए कहता है कि महान विराट पिता, विशाल, बहुत बड़ा। विराट का अर्थ है बहुत बड़ा या विशाल। अगर इनका प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, अर्थात यह फिर भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर इनकी प्यास को कौन बुझा सकेगा। जो रास्ते में जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो रास्ते में वहाँ पर बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों, छोटी छोटी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ,
अधित्यकाय का अर्थ होता है पर्वत का पहाड़ी मैदान जहाँ पर समतल क्षेत्र होता है पहाड़ों पर, उसे हम अधिकताएं कहते हैं। सरसब्ज अर्थात हरा भरा मैदान। जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो रास्ते में छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ और पहाड़ी मैदान, हरा भरा। उत्पतकाय का अर्थ होता है पर्वत की चोटियाँ, हरी भरी पर्वत की चोटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन अर्थात जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं वह रास्ते में ऐसा है लीला निकेतन का अर्थ होता है घर, नदियों का घर ऐसा ही है जहाँ से वो निकलती हैं वहाँ वह स्थान अर्थात हिमालय के आसपास का क्षेत्र। वहाँ पर घाटियाँ भी हैं, वहाँ पर कुछ पहाड़ी मैदान भी हैं और पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं। तो यही उनका है लीला निकेतन, यह उनके खेलने का घर है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो रास्ते में बहुत सारे उन्हें पेड़ मिलते हैं। यहाँ पर पेड़ों के नाम बताया है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, ये सारे पेड़ रास्ते में मिलते हैं अर्थात ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ों के नाम हैं। वो बताता है कि यहाँ जब नदियाँ पहुँचती हैं तो शायद उन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर थोड़ा सा नदियों में ठहराव आता है। इसलिए ये लेखक ऐसा कहता है कि हो सकता है यहाँ पर वो आकर अपनी पुरानी बातें अर्थात जहाँ से वो निकलती हैं उसके बारे में याद कर लें। आगे लेखक बताता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर लेखक सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो विशाल नदियाँ हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि वास्तव में जो ये नदियाँ हैं ये नदियाँ नहीं है बल्कि ये दयालु हिमालय कि पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। अर्थात यह हिमालय से पिघले हुए जल इकट्ठा होकर के महानदी के रूप में है जो वहाँ से समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। और रास्ते में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों के नाम बताया कि जो इन्हीं से निकलने वाली, जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सारी जो नदियाँ हैं ये सारी नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदियाँ हैं और ये उनकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा बताता है कि पर्वतराज हिमालय कितना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला। समुद्र को यहाँ पर हिमालय का दामाद कहा क्योंकि यहाँ पर लेखक ने यह माना है कि जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हैं उनका हाथ थामने वाला समुद्र है, अर्थात वह उनकी पत्नी के रूप में लेखक देखता है। समुद्र की पत्नी के रूप में सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों को देखता है। इसीलिए यहाँ पर समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है लेखक ने। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। लेखक बताता है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वह इन नदियों को रोज़ाना देखते हैं, वहाँ से वो नदियाँ निकलती हैं, तो उनके लिए यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुझे, अर्थात वह लेखक मैदानी क्षेत्र से जुड़ा है तो वह ऐसे दृश्य को कभी नहीं देखा है, इसलिए वह कहता है कि मुझे तो यह आकर्षक लगी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही लुभावनी लगी। और लेखक बताता है कि अगर हम हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे लेखक बताता है, कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी का प्रेम
का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक ने यहाँ पर कालिदास, जो कि संस्कृत के महान कवि हैं, उनकी रचना मेघदूत के बारे में बताया है कि मेघदूत अर्थात बादल। यहाँ पर मेघदूत रचना में बादल के द्वारा यक्ष अपना संदेश अपनी प्रेमिका को पहुँचाता है, तो उसे यह बताता है कि जब तुम मेरा प्रेम का संदेश लेकर के जाओगे तो रास्ते में तुम्हारी प्रेमिका बेतवा नदी मिलेगी, तो तुम उसे भूल मत जाना, बल्कि उसे भी प्रेम देते जाना। क्योंकि तुम प्रेम का संदेश लेके जा रहे हो, लेकिन अपने ही प्रेमिका को अगर तुम छोड़ते हुए चले जाओगे, उसे प्रेम नहीं दोगे, तो वह नाराज़ हो जाएगी। इसलिए बेतवा नदी को बादल की प्रेयसी अर्थात प्रेमिका बताया है महाकवि कालिदास ने। तो उसी के बारे में लेखक ने जिक्र करते हुए यहाँ बताया कि कालिदास ने भी नदियों को एक सचेतन रूप में अर्थात एक मानव के रूप में देखा होगा। कोई भी अगर इन नदियों को अगर देखेगा कि वह पहाड़ों पर कुछ और रूप में है, मैदानी क्षेत्र में कुछ और रूप में, जुदा जुदा शक्लों में अर्थात अलग अलग रूप में, पहाड़ों में अलग रूप में और समतल मैदान में अलग रूप में वह दिखाई देती हैं, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा अर्थात नदियों को वह मानव के रूप में ही देखेगा। अब लेखक आगे बताते हैं, काका कलेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता की एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थी कि जो लिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। लेखक यहाँ पर काका कलेकर की बात करते हुए कहता है कि काका कलेकर ने नदियों को लोक माता कहा, लेकिन माता बनने से पहले जो है बेटी का स्थान आता है, क्योंकि कोई भी माँ पहले बेटी होती है, बाद में वो माँ बनती है। तो लेखक इसीलिए कहता है कि इन्हें हम अगर माता मानने से पहले बेटी मान लें तो क्या हर्ज है, और अगर हम चाहें तो इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका भी मान सकते हैं। और बताया लेखक ने कि कुछ लोगों ने तो इसे बहन के रूप में देखा है। तो लेखक ने इन नदियों को मुख्य रूप से बेटी के रूप में माना है। आगे वह बताता है कि एक दिन मेरा मन उचट गया था। उचट गया था अर्थात वह उदास था, किसी भी बात को लेकर के दुखी था। उचट गया था मतलब परेशान था, उदास था, दुखी था, तबीयत ढीली थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वह सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, नदी में उसने पैर लटका दिए। नदी में जब आप पैर लटकाते हैं, ठंडा ठंडा पानी आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो लेखक को भी ऐसा ही लगा और उसका मन गुनगुनाने लगा, जो यहाँ पर गीत दी गई है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर सतलुज नदी को उसने बहन के रूप में माना है, याद किया है, और बताता है कि उसकी छटा देख करके मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मुदित मन हटा कुमारी, उसका जो मन है मुदित प्रसन्नचित हो गया। हटा कुमारी, जो उसका दुख था वह दूर हो गया। वह कहता है तुम बेटी यह बाप हिमालय, सतलुज नदी को बताता है कि यह तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप हिमालय है। हिमालय चिंतित है तुमको लेकर के कि तुम वहाँ पर किस तरह से जाओगे, लेकिन तुम शांत हो, तुम कुछ नहीं बोल रही हो। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर, यह जो प्रकृति की माया है यह अद्भुत है, यह बहुत ही आश्चर्यचकित है, अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। सतलुज नदी को बहन के रूप में मानते हुए उसकी जय जयकार बोलता है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। यहाँ पर हमने पाठ में पढ़ा कि
लेखक ने नदियों को बेटी के रूप में, बहन के रूप में और प्रेमिका के रूप में भी देखा है। दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता बताते हुए लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र वास्तव में हिमालय के पिघले हुए तिलों की एक एक बूंद इकट्ठा होकर मुख्य रूप से एक महानद है। इन्हें महानद के रूप में बताया गया है और इन्हें जो है, इन नदियों को समुद्र की पत्नी अर्थात हिमालय की दोनों बेटियां इन्हें बताया गया है और इनकी सुंदरता का वर्णन किया है। जो पाठ में आपने पढ़ा उसके आधार पर इसके उत्तर लिख सकते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा क्योंकि नदियों से सभी जीव जंतु प्यास बुझाते हैं, इसी से फसलों की सिंचाई होती है। नदियों को इसीलिए लोकमाता कहा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा, रावी, चिनाब, बहुत सारी जो छोटी बड़ी नदियाँ, उन सब नदियों की प्रशंसा की। उसके साथ ही पर्वत की ऊंची नीची पहाड़ी, समतल मैदान, ये सब आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसके आधार पर स्वयं इसका उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ ही लेख से आगे के जो प्रश्न हैं उसको भी आप आसानी से समझ के हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? क्या बदलाव आए हैं यह आप अपने अनुभव के आधार पर या किसी बड़े जनों से पूछ करके आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि अब पहले जो हमारी नदियाँ थी बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। अब क्या है कि नदियों का पानी धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है। शहरीकरण की वजह से नदियाँ का जो रूप है वह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप अपने यमुना नदी को देख लें कि जो बहुत ही काली होती जा रही है और पहले लोग उसमें नहाते थे, पवित्र मानते थे, लेकिन आज क्या है, आज वह दुर्गंध आती है। तो इस तरह से नदियों में बदलाव आता गया है। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।